करने वाले हैं, राइट। हमारे करियर काउंसलर मिस्टर सुभाष शर्मा सर आपको सारी चीजें बताने वाले हैं, तो फटाफट से एक बार अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है आज, तो आपके दोस्तों को भी मिल जाए, राइट। तो शेयर कर दीजिए बेटा फटाफट से अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में, और इवन कुछ पेरेंट्स भी अगर साथ में आ जाए तो ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो हमसे पूछते हैं काफी सारी चीजों के बारे में, तो होपफुली ये सारी इंफॉर्मेशन उनके लिए भी जरूरी होने वाली है और इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीजें, राइट। बिकॉज अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमारे साथ ऐसे भी कनेक्टेड हैं जिनका अभी 12th जो है वो पास आउट हो चुका है, राइट। और कुछ अभी ऐसे बच्चे जो हमारे 11th में है, 12th में है, लाइक आपकी एक जर्नी स्टार्ट हो गई है, आपके करियर की एक जर्नी स्टार्ट हो गई है। तो अभी आपको अपने करियर में एग्जैक्टली करना क्या है, आप सब लोग इतना मेच्योर इनफ है कि आप सब ने सोचा होगा कि हमें इंजीनियरिंग करना है या मेडिकल में जाना है या अदर किसी ग्रेजुएशन को आपको कवर करना है, राइट। तो अगर ये सोचा है तो जो जर्नी आपको स्टार्ट करनी है वो किस डायरेक्शन में आपको करनी चाहिए, क्या चीजें आपको रिक्वायर होंगी और किस तरीके से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, वही जर्नी की थोड़ी सी गाइडेंस हम लोग आपको देना चाहते हैं। जो लाइक हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहते हैं, जो हमने अपनी एक्सपीरियंस से सीखा है वो आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। सो सर आ चुके हैं, तो अभी सर आप लोगों को सारी चीजें बताने वाले हैं। सो गुड आफ्टरनून सर। सर प्लीज स्टार्ट करिए, ओवर टू यू। Hi, thank you, Nishu ma'am. Very good afternoon to you and very good afternoon to all the students here. I hope you all are doing good, great and fine. Okay, if I'm audible to all of you, just raise your hand so that I can acknowledge. Yes sir, you are audible. All the students requested to raise their hand. Okay. I can see some similar name who were with us. We will be starting in a moment. So, कैसा चल रहा है अभी? So, once again, very good afternoon to all of you. आज जो हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं वो हम लोग करने जा रहे हैं 1 year strategy, and it is all about strategizing the things, how you can strategize your 1 year journey और उसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। ठीक है, देखो पढ़ना तो एक चीज है, सारे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। हर एग्जाम में आपको पता है कि कंपटीशन इतना है कि जो नंबर ऑफ अपीयरेंसेस हैं और नंबर ऑफ सीट्स हैं उनका रेशियो 10% के आसपास ही आता है मैक्सिमम। तो आपको उन 10% में लैंड करना है, तो जो अगर 10 लाख लोग एग्जाम में अपियर हो रहे हैं तो सारे ही पढ़ के आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई नहीं पढ़ के आ रहा है, सबका करियर है, राइट। तो सेलेक्ट यहाँ पे वो नहीं होगा जो ज्यादा पढ़ेगा, सेलेक्ट यहाँ पे वो होगा जो ज्यादा स्ट्रैटेजिकली पढ़ेगा, जो ज्यादा डिजाइन्ड वे में पढ़ेगा। इसलिए हमने सेशन का नाम ही दिया डिजाइन योर ड्रीम लाइफ। ठीक है, आपने एक ड्रीम देखा हुआ है, आपने एक रास्ता चुना हुआ है, आपने डिसाइड कर लिया कि हमें जी फलाने कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है, फलाना कोर्स करना है, मे बी एमबीबीएस करना है, मे बी बीटेक करना है, ठीक है, मे बी हमें सीएस फाउंडेशन में जाना है, राइट। तो ये हमने एक ड्रीम देखा हुआ है, लेकिन इस ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ किताब से पढ़ाई करके वो तो पार्ट है ही, लेकिन वो पढ़ना कैसे, ठीक है। तो अब अगर आपको सेलेक्ट होना है, आपको पढ़ना है, तो यू नीड अ मेंटोर, आपको एक मेंटोर की जरूरत है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी 1 साल की जर्नी कैसे होगी, राइट।
सो आज का जो हमारा सेशन है वो इसी बारे में है, ठीक है। आज हम लोग इसी चीज को कवर करेंगे। मैं डेटाबेस में नहीं घुसूंगा, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कितने एग्जाम है, ठीक है, वो आपको ऑलरेडी पता है। वो कोई भी इंफॉर्मेशन मैं आपको नहीं दूंगा जो इजीली नेट पे आपके पास अवेलेबल है। आप टाइप करोगे नाम, आपको मिल जाएगा, एग्जामिनेशन पैटर्न आपको मिल जाएगा। आज मैं वो बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपके लिए जरूरी है, राइट, कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारी और हमें तैयारी करनी कैसे है। हम हमारे पास में इंटरनेट है, हमारे पास में मोबाइल है, हमारे पास में एजुकेशनल एप्स हैं, तो उनका यूटिलाइजेशन हम कैसे करें, क्योंकि घंटे आपके पास में 24 ही अवेलेबल हैं। तो जितना बेटर यूटिलाइज, उसमें आपको स्कूल भी जाना है, स्कूल के काम भी करना है, राइट। और अगर हम इफेक्टिव वे में देखें तो हमारे पास अब कंप्लीट 1 ईयर नहीं है। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम April 1st। सो हम 10 महीने की स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। अगर ये 10 महीने हम स्ट्रैटेजिकली बात करेंगे, काम करेंगे, तो डेफिनेटली वी विल बी लैंडिंग वेयर वी वांट टू, राइट। तो हम उसी की बात करने वाले हैं आज सारे। तो इसमें हम लोगों ने जो फील्ड चुनी हुई है, डेफिनेटली बिकॉज वी आर डीलिंग विद द साइंस स्टूडेंट्स, हमने साइंस की बात करी है यहाँ पे। तो इंजीनियरिंग, मेडिकल, एनडीए एंड CUCET, ठीक है, जिसका आज ही नोटिफिकेशन आया है एनटीए का, ठीक है, आपके लिए नहीं, जो आपकी प्रीवियस बैचेस है उनके लिए, जो अभी 12th का बोर्ड अपीयर कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए आज ही एनटीए ने इसका नोटिफिकेशन भी निकाला है। CUCET का 2 अप्रैल से करंट 12th बैच के लिए नॉमी आपके फॉर्म मिलने चालू हो जाएंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन इसका आज ही रिलीज हुआ है। 11 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एग्जाम हो रहा है। तो सारी चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट अस स्टार्ट, वन बाय वन हम चीजें कवर करेंगे। फोकस हमारा स्ट्रैटेजिक पार्ट पे ज्यादा है आज। मैंने पहले ही बोल दिया, फंडामेंटल्स, डेटाबेस आपको नेट पे इजीली अवेलेबल है। अगर आप हमारी साइट पे भी जा सकते हैं, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो अभी हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कि एग्जाम कौन कौन से हैं, राइट। एग्जाम हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल है। तो देखो, आपको आपको 12th बोर्ड तो आपको देना ही है, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी में जाने के लिए भी गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया कि भैया आप बिना एंट्रेंस के जा ही नहीं सकते। अब एंट्रेंस आपकी चॉइस नहीं रहेगी, राइट। ये चीजें बहुत पहले से चली आ रही थी कि ये होनी है, ठीक है। तो अब एंट्रेंस बाय डिफॉल्ट है कि वो सबको देना है। अब एंट्रेंस बाय चॉइस नहीं है कि नहीं मैंने इंजीनियरिंग तो नहीं करनी, मैंने तो 12th बोर्ड करना है, फिर मैंने अपने कट ऑफ के बेसिस में डीयू में एडमिशन लेना है। अब नहीं मिलेगा, अब आपको एंट्रेंस के थ्रू गुजरना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आप देखो कि आपके पास में ऑप्शंस क्या क्या बन करके आते हैं। अगर आप PCM के स्टूडेंट्स हैं तो डेफिनेटली पहली चीज आपके पास में इंजीनियरिंग होती है। इंजीनियरिंग का रफ आइडिया आप सबको है कि हमारे यहाँ पे 23 IITs है जिनके पास में 11,000, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 11,000 की सीट्स अवेलेबल हैं। 31 NITs हैं हमारी कंट्री में जिसमें 18,000 सीट्स अवेलेबल हैं। और बाकी अगर हम अदर बेस्ट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो कॉलेजेस, बेस्ट का मतलब हमारे यहाँ पे बहुत सिंपल होता है, जहां का प्लेसमेंट, एवरेज प्लेसमेंट अच्छा हो, जहां 100% प्लेसमेंट अवेलेबल हो। तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो 20,000 के आसपास की सीट्स और निकलती है। अगर आप ओवरऑल हिसाब किताब लगाओगे तो 50,000 ही सीट्स अवेलेबल, 50,000 सीट्स में ही आपका सारा काम होना है। मतलब अगर आप टॉप 50,000 रैंक में आते हो जेई मेंस में, या हम टॉप 1 लाख ले लेते हैं, ठीक है, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस को भी जोड़ लें जो अच्छा प्लेसमेंट देते हैं, तो टॉप 1 लाख के अंदर अगर आपकी रैंक आ जाती है तो देन यू आर गोइंग टू सिक्योर योर फ्यूचर। मतलब आप वहां पे लैंड कर जाओगे, उन कॉलेजेस में आप एडमिशन ले लोगे जहां से आप एक अच्छी प्लेसमेंट्स की उम्मीद कर सकते हैं। अगर हम लोग डिफेंस की बात करते हैं, एनडीए के एग्जाम की काफी स्टूडेंट जो होते हैं इंटरेस्टेड होते हैं एनडीए के लिए, तो एनडीए में आपको पता है 2 स्टेज है, एक तो रिटर्न का स्टेज है और सेकंड स्टेज आपका जो है वो एसएसबी का है। अगर आप दोनों स्टेज क्लियर करके हम देखें तो जो वैकेंसी हर साल आती है वो 400 to 500 के बीच में आती है, राइट। 12th बोर्ड आपको देना ही देना है। वो स्टूडेंट्स जो कि पीसीबी के हैं, जो मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल में भी आपका रेशियो जो होता है और कम है एज कंपेयर टू इंजीनियरिंग, और कम है और कट ऑफ बहुत हाई है। 620 के ऊपर ही इसकी कट ऑफ जाती है अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो 620, 630, ठीक है, ये आपकी कट ऑफ रेंज जाती है मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए। और यहां पे आपके पास में जो सीट्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है, अब आपको पता है कॉमन एग्जामिनेशन हो गया है नीट का, एक ही एग्जाम, उसी के थ्रू एम्स में भी आपका सिलेक्शन होना है। तो ये सारी चीजें जो हैं 620 के कट ऑफ के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। 15 लाख के आसपास अपीयरेंसेस हैं, ठीक है।
और अभी तक ये एग्जामिनेशन जो है वो साल में एक ही बार हो रहा है। जैसे इंजीनियरिंग आपको पता है कि साल में अब 2 बार होने लगी, मेंस का एग्जाम जो होगा साल में 2 बार होगा, ठीक है। और अब एक नई चीज आपके लिए और आ गई, दैट इज CUCET, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ने डिसाइडेड है, ठीक है। इंडिया के अंदर बहुत जल्दी हम डीम्ड यूनिवर्सिटी के कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं, जो अभी तक इंडिया में नहीं था, ठीक है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के कॉन्सेप्ट पे जब हम जा रहे हैं, तो यहां पे अभी फिलहाल 11 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को चूज किया गया है, जिसमें आपके यूजी के लिए, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एंट्रेंस होंगे। क्या पैटर्न होगा, कैसा होगा, इस पर हम लोग अभी बात करेंगे, राइट। लेकिन अभी सवाल यह है कि अगर हमें, ये हमारा गोल है, ये हमने सेट कर लिया कि भैया ये हमें एग्जाम देने ही, राइट। अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट्स हैं तो आप इंजीनियरिंग और CUCET आपको कॉमनली लेकर के चलना पड़ेगा एक साथ। CUCET के थ्रू भी कुछ बीटेक कोर्सेज यूनिवर्सिटीज में लॉन्च हो रहे हैं। मैं यहाँ पे अभी कोर्सेज की डिटेल नहीं बताने के लिए बैठा हूं, इसलिए मैं उस पार्ट पे नहीं जाऊंगा। वो पार्ट अगर किसी को डिटेल में चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे चला जाए, वहां पे हमने सारी डिटेल डाली हुई है, या 1-to-1 वो मेरे साथ कनेक्ट कर सकता है कि सर CUCET में बीटेक कैसे है, वो सारी चीजें, एग्रीकल्चर कैसे है, ठीक है। तो वो डिटेल में, या बायोटेक्नोलॉजी CUCET के थ्रू कैसे होगा, तो वो डिटेल में इंडिविजुअली 1-to-1 एज पर द इंटरेस्ट मैं शेयर कर सकता हूँ। अभी इस कॉमन फोरम में उसको डिस्कस करने का मतलब नहीं। लेकिन आपको 2 एग्जाम पैरेलल लेके चलने पड़ेंगे, आपको इंजीनियरिंग और CUCET आपको एक बैलेंस बना के प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर आप नीट के लिए जा रहे हैं तो नीट प्लस CUCET आपको एक बैलेंस लेकर के चलना पड़ेगा। एनडीए आपकी चॉइस है, अगर आप डिफेंस में इंटरेस्टेड है तो जा सकते हैं, बोर्ड तो आपको देना ही। तो आप समझ लो 2-3 डिफरेंट पैटर्न के एग्जाम्स आपके साथ प्लेट में एक साथ आ गए, खाना आ गया आपके पास, रोटी भी है, दाल भी है। अब आपको एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा खाने का कि इसको कैसे मिक्स करें सो दैट वी कैन गेट अ बेटर टेस्ट एंड हेल्थ ऑल्सो। खाने में भी हम यही करते हैं ना, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है प्लेट में, तो हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है। इसके साथ इसको मिक्स करके हमें खाना है, तो हमको टेस्ट भी बेटर लगेगा और हमारी हेल्थ भी सिक्योर्ड रहेगी। तो सेम काम हमें यहां पे करना है अभी, कि आपके पास में एग्जामिनेशन मोर देन 1 हो गया और आपको उनका एक बैलेंस क्रिएट करना है अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में। तो आपने गोल डिसाइड कर लिया। अब गोल डिसाइड करने के बाद में आप इसे कन्वर्ट कैसे करोगे, ये तो आपको समझ में आ गया, इतने एग्जाम मुझे देने, लेकिन आप इसे कन्वर्ट कैसे करोगे, आप कैसे तैयारी करना चालू करोगे। तो देखो बहुत सिंपल सी चीज है, आपके गोल के बाद जो आपका पहला काम होता है वो होता है एक्शन प्लान का, ठीक है। आप कैसे एक्शन प्लान बनाओगे, अगर आप फर्स्ट टाइमर हो, आप तो 12th में फर्स्ट टाइम आ रहे हो, आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, आपने सेलेक्ट होना ही है, लेकिन एक्शन प्लान आप खुद कैसे बनाओगे जब आपको एग्जामिनेशंस की डिटेल अभी नहीं पता। आपको यह नहीं पता कि कौन सा एग्जामिनेशन कितना टफ है, आपको यह नहीं पता कि एनसीईआरटी के अलावा आपको कितना पढ़ना है, या एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़ना है, राइट। सो गोल तो आपने फाइनलाइज कर लिया, ठीक है। सपोज करो आपने कर लिया कि यार नीट प्लस CUCET कर लिया आपने, ठीक है, या आपने मेंस प्लस CUCET कर लिया, ठीक है। तो अब आपको इसका एक्शन प्लान बनाना है, ये आप कैसे बनाओ। तो ये एक्शन प्लान बनाने का काम आपका नहीं है, लेकिन ये आपके पास होना चाहिए, ये हमारा है, हम आपको बना के देंगे कि भैया किस महीने में आपका टारगेट क्या कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। और हम आपके टारगेट पॉइंटर्स भी हम डिसाइड करके देंगे आपको, ठीक है, कि किस मंथ में आपको क्या चीजें कंप्लीट करनी है और कैसे कंप्लीट करनी है, राइट। सपोज हमने बात करी कि यार हमें इंटीग्रेशन कंप्लीट करना है, तो हमने डेट डिसाइड कर दी कि भैया इंटीग्रेशन हमारा जुलाई के महीने में ही चालू होगा और विद इन 15 डेज हमें कंप्लीट करना है। अब उस 15 डेज का हम टारगेट रखेंगे। हम ये बात नहीं करेंगे कि जी हम तो वीक में आपको 3 क्लास देंगे, देखो वो ओरिजिनल ट्रेडिशनल वे अब चलेगा नहीं, ना आप उस तरीके से पढ़ पाओगे और ना पढ़ाने वाला उस तरीके से पढ़ा सकता है, क्योंकि वो वे तो सिलेक्शन का है ही नहीं, आप भूल जाओ उसको। अब तो हमें टारगेट डिसाइड करने पड़ेंगे और उस टारगेट को अचीव करने के लिए अगर नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा लगानी है तो हमारी जिम्मेदारी, अगर आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है, आपको ज्यादा शीट सॉल्व करनी है, तो वो आपकी जिम्मेदारी। ऐसे ही काम होगा। तो देखो कभी भी अगर आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी जाना है, ठीक है, इसलिए हमने लिखा ही है यहाँ पे कि ये 10 मंथ का चार्टर है आपका, 10 महीने आपको ऐसे ही काम करना है, क्योंकि टाइम फिक्स है 10 महीना, राइट। अब आप बोलोगे कि सर ये एक्शन प्लान की जरूरत क्या है, तो स्कूल के हिसाब से तो सिलेबस डिफाइंड है, एनसीईआरटी के हिसाब से सिलेबस डिफाइंड है, लेकिन वो 12th का डिफाइंड है, आपको 11th भी रिवाइज करना पड़ेगा। आज से आपके 2-3 साल पहले या 4 साल पहले मेंस वगैरह में ऐसा था कि 12th का सिलेबस ज्यादा आता था, 11th का कम आता था, लेकिन अब पूरा एग्जैक्टली 50-50 है, राइट। अब एग्जैक्टली 50-50 है।
तो 50% 11th है, 50% आपका 12th है। तो 11th तो आप पढ़ चुके, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो उसका भी एक चार्टर, उसका एक्शन प्लान हम बना के आपको देंगे। अगर आप अपने आप बनाओगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको नहीं पता 12th का कौन सा चैप्टर कितना टफ है, उसके साथ 11th का कौन सा चैप्टर रिवाइज हो सकता है। तो पहले ये ओवरऑल 10 महीने का टारगेट बनेगा, फिर ये मंथली बेसिस पे ब्रेक करेंगे, फिर इसको हम लोग वीकली बेसिस पे ब्रेक करेंगे, और उसके हिसाब से ही क्लास प्लान होगी। मतलब हम एक वीक का आपको टारगेट देंगे कि इस वीक में ये चैप्टर पूरा करना। सपोज करो हमने आपको पढ़ाया, आपको नहीं समझ में आए, तो डेफिनेटली क्लासेस बढ़ानी पड़ेंगी। इसीलिए क्लासेस फिक्स करके अगर हम पढ़ेंगे तो पढ़ाई हमारी कमजोर रह जाएगी, हमें टारगेट फिक्स करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। आई थिंक आई मेड दिस पॉइंट वेरी क्लियर, ठीक है। और ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इस सेशन की समझनी, कि हमें टारगेट पहले सेट करना है, क्लासेस बाद में सेट करना है, राइट। टाइम शेड्यूल हम आपको सेट करके देंगे कि हम कितनी देर पढ़ाएंगे और आपको कितना टाइम उसके रिवीजन में लगेगा। अगर कोई टफ चैप्टर है, मुझे पता है चैप्टर टफ है, अगर मैंने आपको प्रैक्टिस शीट दे दी, आप प्रैक्टिस शीट घर पे लेकर के गए, आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, बट यू आर गिविंग टाइम ना, तो डेफिनेटली आपका टाइम बढ़ गया वहां पे। तो उस टाइम को कम हम कैसे कर सकते हैं? इट्स ऑल अबाउट मोर एंड मोर प्रैक्टिस, और इट्स ऑल अबाउट मोर एंड मोर डिसिप्लिन, ठीक है। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हमारा काम है आपके लिए प्लान करना, आपका काम है उस प्लान को फॉलो करना। तो ये हमारा 10 मंथ का फ्लो चार्ट जो है, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने पहले ही बोला कि आज मैं ये डिस्कस नहीं करूंगा कौन सा एग्जाम है, उसका क्या पैटर्न है, वो आपको नेट पे अवेलेबल है, आप हमारी वेबसाइट पे चले जाओ, मिल जाएगा। मैं ये डिसाइड करूंगा कि आपको पढ़ना कैसे। इफ यू आर सीरियस फॉर योर करियर, देन यू आर एट द राइट वेबिनार, ठीक है। आप सही वेबिनार में आप बैठे हुए हैं, अगर आप सही में सीरियस हैं तो, और आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। देखो, अब अगर आपने एक्शन प्लान रेडी हो गया, तो देखो पढ़ाई में होता क्या है। पढ़ाई में सिंपल है कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर किया, वो कॉन्सेप्ट जिस एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, अगर हम मेंस की बात कर रहे हैं तो मेंस लेवल पे वो कॉन्सेप्ट डिलीवर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट डिलीवरी, हम साइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला हमारी एक्सपर्टाइज साइंस है, हम जेई की, नीट की, सीयूसीईटी की बात कर रहे हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट डिलीवरी जो होती है वो सबसे ज्यादा टाइम लेती है, हमें एक्सप्लेन करने में चीजों को बहुत टाइम लगता है, और आपको भी सबसे ज्यादा टाइम लगता है उसको समझने में। जनरली 90% क्लासेस, कोचिंग्स यही खत्म हो जाती है कॉन्सेप्ट पे। टीचर बोलता है जी हमने तो आपको सब पढ़ाया, आपसे नहीं बनी चीजें, आपने प्रैक्टिस नहीं करी, ठीक है। बच्चा बोलता है यार मैं तो सब क्लास में पढ़ के गया, मेरे को सब समझ में आया, बट घर गया तो क्वेश्चन नहीं बन रहे थे यार, क्लास में तो ऐसा लग रहा था समझ में आ रहा है, ठीक है। आई थिंक बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती होगी, ठीक है। होती है नहीं होती बताओ, चलो हैंड रेस करो। ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों के साथ होती होगी कि क्लास में वो चीजें ऐसी लगती है तो बहुत ईजी है यार, बहुत सब कुछ तो समझ में आ रहा है, क्या बड़े तो ईजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब घर जाके आप नए क्वेश्चन उसी टॉपिक के निकालते हो तो पता चलता है यार बहुत टाइम लग रहा है, ये तो बन नहीं रहा अभी, राइट। आप में से सबके साथ ये हर स्टूडेंट की जर्नी है। क्यों? क्योंकि क्लास में टीचर वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है और टीचर की नॉलेज होती है वो, तो आपको लगता है यार बड़ा तो इजी है, दो दो लाइन में सॉल्व हो जा रहा है, और आपको समझ में तो आ ही रहा है, डेफिनेटली स्टेप्स तो आपको समझ में आ रहे हैं। तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट समहाउ इग्नोर्ड हो जाता है। ये प्रैक्टिस वाला पार्ट जो है ये इग्नोर्ड पार्ट है। अगर इस पार्ट पे फोकस करें, कौन? हम भी और आप भी, ठीक है। ये जर्नी ऑफलाइन की है, प्रैक्टिस आपकी ऑफलाइन की जर्नी। कॉन्सेप्ट तो ऑनलाइन पे भी डिलीवर हो जाते हैं, आप भी सुन लेते हो, सीरियस बच्चा ऑनलाइन पे भी सुनता है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स पे बच्चे ने ऑनलाइन क्लासेस ली है पिछले पैंडेमिक में 2 साल में, बट रिजल्ट नहीं मिले वैसे जैसे मिलने थे। क्यों नहीं मिले? क्योंकि ये प्रैक्टिस जो है ये वो चीज है जो आपको मेंटोर के साथ में करनी है। आप एक बार करोगे नहीं बनेंगी चीजें, फिर आके आप अपनी परेशानी डिस्कस करोगे, जब आप परेशानी डिस्कस करोगे तो अगेन हम आपको बताएंगे कि भैया कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ये राउंड द राउंड, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, ठीक है। जैसे कल मैं कुछ सेशन ले रहा था बच्चों का, तो मैंने बोला यार इलेक्ट्रोस्टैटिक तो साल में मेरे को 4 बार आपको रिवाइज कराना पड़ेगा, तब जाके आपसे क्वेश्चन बनना चालू होंगे, ठीक है, क्योंकि चैप्टर ही वैसा है। तो वो 4 राउंड मेरे दिमाग में प्लान्ड है, ठीक है। हमारा जो फोकस है, ठीक है, इन ज्ञान संचार भी फोकस ही है कि प्रैक्टिस वाली चीजें हम ज्यादा फोकस करें, यहीं पे हम एंड ना कर दें। ये ना हो जाए कि भैया टीचर ने कॉन्सेप्ट समझाया जी, हो गया, आप तो आगे बढ़ो, ये नहीं होगा। और इसके बाद एक सेकंड राउंड ऑफ प्रैक्टिस आता है, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का फॉर्मेट देखेंगे तो वहां पे एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 ही मिनट मिलता है, तो आपको स्पीड पे भी काम करना पड़ेगा। अगर आपने स्पीड पे काम नहीं किया तो पहले एकदम चैप्टर पढ़ेंगे और पहले दिन स्पीड आएगी, ये तो होने से रहा। तो आप यहीं से समझ जाओ कि रिवीजन की इंपॉर्टेंस कितनी है। यानी एक चैप्टर का
मैं आपको ऑन एन एवरेज बताऊं, अगर हम जेई और मेडिकल की बात करते हैं, ठीक है, तो एक चैप्टर का हम लोग 4 राउंड रिवीजन मिनिमम बोलते हैं कि ये तो आपका होना ही होना है, ठीक है। बहुत से बच्चे जो 11th में बहुत अच्छा कर रहे थे, ठीक है, जिन्होंने हमसे क्लासेस ली हुई हैं या कहीं से भी क्लासेस ली हुई हैं, आज की डेट में आप 11th के ही टॉपिक का क्वेश्चन लेकर के बैठो, आई एम श्योर कि 30% पार्ट शायद आपके दिमाग से गायब हो चुका होगा, अब आपसे नहीं बन रहा होगा, राइट। वही चीज आपने 11th में बनाई है और खुद से बनाई है। अगर फिजिक्स की बात करें तो हो सकता है 80 बार में आपने खुद से बनाई, अब जब दोबारा वही क्वेश्चन ट्राई करें तो लग रहा है यार बनाया हुआ था बट कुछ मिसिंग है, भूल रहे हैं, नहीं याद आ रहा। तो इसीलिए अब जब प्रैक्टिस फॉर स्पीड की बात होती है, तो इसमें एक सवाल मैं आपको बता दूं, जेन्युइन क्वेश्चन है, जो बहुत से बच्चे, और इस पे बहुत सी रिसर्च हुई है बहुत सारी टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में, कि सर प्रैक्टिस के लिए क्या हम नए क्वेश्चंस लें या हम उन्हीं क्वेश्चन की दोबारा प्रैक्टिस करें। आपने एक कॉन्सेप्ट हमने आपको डिलीवर किया, हमने कुछ क्वेश्चन डीपीपी आपको सॉल्व करवाया हमारे सामने, फिर हमने आपको घर के लिए एक प्रैक्टिस शीट दी, या सपोज करो हमने सेंटर पे बिठा के आपसे प्रैक्टिस करवाई, और उस प्रैक्टिस के बाद में आपको वो टॉपिक समझ में आ गया, अब आप रिवीजन राउंड पे जा रहे हो, वो टॉपिक आप दोबारा पढ़ रहे हो, आपने थोड़ी थ्योरी रिवाइज कर लिया, अब आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी। तो क्या इस टाइम आपके पास नए क्वेश्चन होने चाहिए या सेम क्वेश्चन आपको दोबारा रिवाइज करना है? ये एक साइकोलॉजिकल बहुत तगड़ी स्टडी है जो हुई है, ठीक है। तो इसमें एक चीज समझ लो कि अगर जो टेस्ट है, वो टेस्ट में आपको नए क्वेश्चन ऑलरेडी मिलेंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस राउंड पे जा रहे हो, तो जो फर्स्ट राउंड में प्रैक्टिस किया था वो सेम क्वेश्चन आपको रिपीट करना है। अगर एक एचसी वर्मा आपने 4 बार बना ली, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, आपको शायद ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये मेरी फिलॉसफी नहीं है, ये बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने जो रिसर्च किया उसकी फिलॉसफी, कि एक ही चीज को, एक ही टाइप के क्वेश्चन को जब बार बार बनाते हैं, तो हमारा ब्रेन उस टॉपिक के लिए ज्यादा अडेप्टेबल होता है, एज कंपेयर कि हम बार बार नए क्वेश्चन उठा करके लेंगे। अगर एक ही एचसी वर्मा आपने 4-5 बार बना ली, तो आपकी फिजिक्स ज्यादा अच्छी होगी, बजाय कि आप 10 अलग अलग प्रैक्टिस बुक घर में खरीद लो, ठीक है। ये बहुत सिंपल चीज है, इसको हमें फॉलो करना है। तो ये प्रैक्टिस सेट हम आपको देंगे, हम देते ही हैं हर टॉपिक के बाद में, और ये आपको 4 to 5 राउंड उसी क्वेश्चन को बनाना है। टेस्ट में आपके पास नए क्वेश्चन मिलेंगे, जहां पे ऑटोमेटिकली ये टेस्ट हो जाएगा कि आपको टॉपिक समझ में आया है नहीं आया, ठीक है। इस पॉइंट पे हम आ गए, टेस्टिंग हो गई, और टेस्टिंग के बाद एक नॉर्मल रिव्यू में आप आ गए। बहुत सारे बच्चे हमसे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमने बहुत अच्छा किया, हमने उनसे पूछा बेटा प्रैक्टिस कर लिया आपने, क्वेश्चन बना लिया, हाँ जी सर बना लिए, कितने बने सर? 100 में से ना 95 क्वेश्चन हमसे सही बन गया फर्स्ट राउंड में, वेरी गुड, बट जब हमने टेस्ट लिया तो वो रिजल्ट नहीं मिला हमें, राइट। जब सेम टॉपिक का हमने टेस्ट लिया तो हमें वो रिजल्ट नहीं मिला, तो क्या वो स्टूडेंट्स हमसे झूठ बोल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। यहां पे प्रॉब्लम है रिवीजन, एक स्टेप जो आपका छूट गया वो था रिवीजन। आप दोबारा जाओ, दोबारा रिवाइज करो, तिबारा रिवाइज करो, ठीक है, आप देखना उसी टॉपिक के टेस्ट में आपके 100% मार्क्स आने शुरू हो जाएंगे, राइट। तो ये रिव्यू बहुत जरूरी है, ये हमारे एंड पे होगा। मैंने आपको जो ये 2 स्लाइड्स दिखाई, ये 2 स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करें साल भर, तो सारे एग्जाम हम बड़े थॉरोली क्लियर करेंगे। हमें इस चार्ट को समझ के काम करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि सर ये तो ठीक है, ये तो बहुत ज्ञान की बातें होगी, एक्चुअली फॉर्मेट क्या होगा? हम सर पीसीएम के स्टूडेंट हैं, हमारा एक्चुअल फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ाई करें, ठीक है, इस पार्ट पे हम लोग आते हैं। 1 ईयर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर जेई। अब देखो जेई की बात नहीं रह गई खाली, अब सीयूसीईटी में भी आपका पीसीएम आना है। सीयूसीईटी साइंस में जाओगे तो वहां भी पीसीएम आना है आपका। 11th-12th का एक पेपर होना ही होना है, सब्जेक्ट पेपर, राइट। तो अब तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब 11th-12th आपको दोनों रिवाइज किसी भी कंडीशन में करना। अब वो एंट्रेंस आपको कट ऑफ वाला तो सिस्टम ही चला गया कि खाली सर हमें तो इंजीनियरिंग नहीं करनी, तो हम तो खाली 12th का पढ़ेंगे, हम अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे, राइट। तो अब हम बात करते हैं टॉपिक वाइज, मैं आपको समझाता हूं कि 1 ईयर की स्ट्रैटेजी कैसे होती है, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में शुरू करते हैं, मैं केमिस्ट्री से शुरू करता हूं आपके, ठीक है। देखो केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा कि भाई केमिस्ट्री आपको पता है 3 हिस्सों में डिवाइडेड। हमेशा हम लोग जब भी स्टूडेंट्स को बोलते हैं केमिस्ट्री पढ़ना, तो हम कभी नहीं बोलते कि 11th की केमिस्ट्री 12th की केमिस्ट्री, वो तो है ही, लेकिन आप केमिस्ट्री को जब डिवाइड कर रहे हो तो आप फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में डिवाइड कर रहे हो। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक
इसकी टेंशन जोड़ दो, ये 11 12 पूरा मिला के 100% आपका हम रिवाइज करवाएंगे ही करवाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत बेसिक आपने पढ़ी थी क्लास 11 में, बिना उसको पढ़ाए नए टॉपिक पे जाना पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तो वो हम आपको क्लियर करवाएंगे करवाएंगे। फिजिकल की जब बात आती है तो फिजिकल में बहुत क्लियर मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि भाई 3 चैप्टर हैं आपके हैं, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। ये 3 चैप्टर आपको अच्छे से आने चाहिए, पूरे केमिस्ट्री का ये बेस है। अगर ये आते हैं तो फिर 11th की फिजिकल भी हम आपको 12th में बड़े इजीली रिवाइज करा लेते हैं। केमिस्ट्री आपका सिर्फ और सिर्फ 11 12 पूरा मिला के हम देखें तो 5 महीने का सिलेबस है, 5 महीने में पूरी 11 12 अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। एंड दिस इज स्कोरिंग ऑल्सो। अगर हम जेई की बात करते हैं तो जेई में आपका रैंक, जेई का जब कट ऑफ क्लियर होता है वो केमिस्ट्री से हो जाता है, खाली केमिस्ट्री इंडिविजुअल आपका जेई का कट ऑफ क्लियर कर देता है, राइट। लेकिन ये 3 चीजें 11th की अगर आपको आती हैं तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं आती हैं तो फिर इसको हमें एडिशनल टाइम देना पड़ेगा, ये 12th के साथ मैच नहीं हो पाता। बात समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने क्या बोला, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हम लोग 11 12 एक साथ मैनेज करके हमारे फैकल्टीज कराएंगे आपको, बट हम फिजिकल की बात करते हैं तो ये 3 टॉपिक आपको आने चाहिए। नहीं आते देन दिस कॉल्स फॉर द एडिशनल टाइम, राइट। दैट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, हो सकता है कुछ को आता हो सकता है कुछ को ना आता हो, ठीक है। तो ये फिर क्या होगा, ये हमें 1 to 1 आपके साथ डिस्कस करना पड़ेगा, लेकिन स्ट्रेटेजी यही होगी, राइट। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो देखो फिजिक्स 11th और 12th की बिल्कुल अलग अलग है, राइट। 12th की फिजिक्स जो है वो आपकी शुरुआत के 2 महीने की फिजिक्स, उसके बाद 12th की फिजिक्स खत्म हो जाती है। तो हम हमेशा बोलते हैं कि यार आपका जो होता है ना कुछ चैप्टर्स 11th के, फोर्स, फ्रिक्शन एंड वर्क एंड एनर्जी, ये आपको फंडामेंटली क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं है तो डेफिनेटली इसके लिए हमें 1 to 1 अलग से टाइम लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक है, ये हर जगह आपका यूज होगा, राइट। और फिर आप खाली 12th का पढ़ो, 11th का रिवीजन जो होगा वो एंड टाइम पे हम आपको कराएंगे जब 12th का सिलेबस खत्म हो जाएगा तब। यही स्ट्रेटेजी होगी, यही आपको भी फॉलो करनी है। 2-3 चैप्टर 11th के पैरेलली हम कराएंगे, ठीक है, अलग से टाइम लगाकर। और मैथ्स की अगर बात करते हैं तो मैथ्स में देखो कैलकुलस करते करते हमारा अलजेब्रा का बहुत सारा पार्ट जो होता है वो कैलकुलस के साथ में कवर अप हो जाता है। तो मैथ्स भी जो है, अगर मैं बात करूं कि पूरा 11 12 का मैथ्स, तो मैं आपको ये बोलूंगा ये 10 मंथ स्ट्रेटेजी है। 10 मंथ में मैथ्स बड़ा इजीली कवर हो जाता है आपका पूरे 11 12 का मेंस लेवल पे। मैथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट भी, अगर आप एनडीए देते हो तो भी मैथ्स चाहिए, सीयूसीटी देते हो तो भी मैथ्स चाहिए, ठीक है। मैथ्स तो बेसिक है और मेंस में मैथ्स आपको चाहिए ही चाहिए। अब अगर हम मेंस की सिलेक्शन की बात करें, ठीक है, आपको पता है कि 25-25 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 75 आपके क्वेश्चन होते हैं टोटल। तो मैथ्स में अगर आप 13 क्वेश्चन के आसपास करेक्ट करते हो, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये हमारा पुराना एक्सपीरियंस है, जो हमारे पुराने स्टूडेंट जो 98-99 परसेंटाइल लेकर के सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, मैं उनकी स्ट्रेटेजीज बता रहा हूं। मेरे पास में ऐसा भी स्टूडेंट है जिसने सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आउट ऑफ 75, लेकिन पूरे 40 सही थे, उसका परसेंटाइल आया 98.5। ही गॉट द एनआईटी और वहां पे वो चला गया बेस्ट कॉलेज में। उसने मारा ही नहीं एफर्ट की मुझे सारे टॉपिक पढ़ने, लेकिन जो पढ़ा वो बहुत अच्छे से पढ़ा, ठीक है। वो स्ट्रेटेजी हम कराएंगे। फिजिक्स में भी हम यही बोलते हैं कि 15 के आसपास क्वेश्चन हो, और केमिस्ट्री में अगर आप 20 क्वेश्चन सही करते हो तो आप 99 परसेंटाइल टच कर जाओगे, ठीक है, 98 से 99 परसेंटाइल टच कर जाओगे। और अगर ये आप ये टच कर गए तो यू आर इन द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहां पे आपको 2-3 चीजें जो मैंने क्लियर करी, क्या थी वो, कि पहला केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को भूल जाओ, वो हमारा टेंशन हो गया, वो पूरा 12th के साथ एक रिदम में कंप्लीट होगा। फिजिकल के लिए एडिशनल टाइम लगाना पड़ेगा, वो जितना जल्दी लगा लें उतना अच्छा है। सिमिलरली मैकेनिक्स के 2-3 टॉपिक हैं जैसे फोर्स, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी, बस फिर पूरा 12th पढ़ेंगे, उसके बाद 11th को रिवाइज करेंगे। मैथ्स में मैंने क्या बोला आपको, मैथ्स में कैलकुलस जो हम पढ़ रहे हैं 12th का ही पहले पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारा 11th के काफी चैप्टर्स रिवाइज हो जाते हैं पैरेलली, ठीक है। तो वो हम आपको चार्टर बना के देंगे वीकली, जो मैं बात कर रहा था ना वीकली, वो हम आपको टॉपिक वाइज बना करके देंगे, और ये सारे एग्जाम में आपका काम आ रहा है, ये जो है सारे एग्जाम में आपका काम आ रहा है, राइट। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब 1 ईयर स्ट्रैटेजी देखो, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी तो सेम, ठीक है। फिजिक्स की केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी जो है वो आपकी सेम है, राइट। अब ये 1 ईयर स्ट्रैटेजी बायोलॉजी की कैसे होगी, ठीक है, इसके लिए मैं बोलूंगा कि निशी मैम हमारे साथ में है,
तो हाथ कंगन को आरसी का जो एक्सपर्ट है उसी से बात करें। तो निशी मैम आप बताओ 1 ईयर बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी क्या होगी नीट के लिए? सर बायोलॉजी की जो स्ट्रैटेजी है, लाइक हमारा अगर हम नीट की बात करते हैं तो नीट में कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड पिछले 2-3 साल से अगर हम एग्जाम का पैटर्न देखते हैं तो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं, राइट। और एनसीईआरटी से बाहर सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे एनसीईआरटी से बाहर जाते हैं। तो जब भी हम आपको तैयारी कराते हैं तो एनसीईआरटी के बियॉन्ड जो चीजें होती है हम डेफिनेटली आप लोगों को वो कवर कराएंगे। स्ट्रैटेजी जो आपकी पढ़ने की होनी चाहिए, जो स्ट्रैटेजी हम लोग बताते हैं बच्चों को, वो यही होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन फिजियोलॉजी विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और हाई स्कोरिंग यूनिट हम बोल सकते हैं। बिकॉज जब आप किसी भी नीट को क्लियर करते हो और बीएचएमएस या एमबीबीएस या बीएमएस कभी कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो देन उसके बाद आपका मेन जो सब्जेक्ट होता है वो ह्यूमन एनाटॉमी होता है, राइट। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी इसलिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग भी यही होती है। देन इसके बाद आती है हमारी प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दोनों ऐसे यूनिट्स हैं जो एनसीईआरटी इनके लिए इनफ नहीं है। इनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए हमें थोड़ा सा बाहर जाना पड़ता है। देन जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर लिखा हुआ है सर ने, और डेफिनेटली जो जेनेटिक्स है ये भी ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग है, और बायोटेक्नोलॉजी ऑल्सो। और बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट ही आप बोल सकते हो, क्योंकि आजकल तो बीएससी वगैरह भी आप बायोटेक्नोलॉजी से अलग से कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, और सबसे ज्यादा जो रिसर्च का फील्ड आगे होने वाला है ये बायोटेक्नोलॉजी है। तो अगर हम मेडिकल के अलावा भी बात करें तो ये वो यूनिट्स हैं जो आपके सामने लिखी हुई है, जो आपको करनी ही करनी पड़ेंगी कि अगर आप आगे लाइक मेडिकल में कुछ करना चाहते हैं या किसी अदर फील्ड में अगर आप करना चाहते हैं। इसके अलावा भी कुछ यूनिट्स हैं जो इनसे लेस स्कोरिंग है, तो वो डेफिनेटली हम बोलते हैं कि वो चीज आप बाद में करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी की बात करूं, ये ऐसे यूनिट्स है जिसमें कुछ हमें लर्निंग चीजें ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कॉन्सेप्ट। तो वहां पर हम वो चीज बोलते हैं कि आप लोग वो चीज वो बाद में करें, बिकॉज अगर आप पहले याद भी कर लेते हैं स्टार्टिंग यूनिट में, बाद में जाते जाते वैसे भी आपको भूल जाना है, राइट, क्योंकि इतनी सारी चीजें हमें याद नहीं रहती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन फिजियोलॉजी, देन प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी, और इसके बाद करते हैं हम इकोलॉजी। और यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि हमें सिर्फ पहले 11th कंप्लीट करना है देन उसके बाद 12th कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं है। आपके सामने सब्जेक्ट है फुल बायोलॉजी, जिसमें कुछ बच्चे डिवाइड कर लेते हैं बॉटनी जूलॉजी से भी। तो अगर आप ना ही ऐसे डिवाइड करके करें और सीधा सीधा यूनिट्स उठा के करें तो आई थिंक वो ज्यादा बेटर होगा आपकी, और बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए भी। दैट्स ऑल सर। ओके, सो अभी देखो, अभी आपको एक चीज समझ में आ गई, ठीक है, कि आपको करना कैसे है, राइट। ये पार्ट आपको क्लियर हो गया। किसका क्लियर हो गया? देखो बायोलॉजी आपको सीयूसीटी के लिए पढ़ना है, वहां भी बायोलॉजी का पूरा पेपर। अगर बायोटेक्नोलॉजी में आपको जाना है या बायोकेमिस्ट्री में आपको जाना है तो बायोलॉजी आपको एज अ सब्जेक्ट लेना ही पड़ेगा। बायोलॉजी का एक अलग से पेपर होगा, और आप चाहो तो आप जा करके वहां पे एक टेस्ट पेपर जो एनटीए की वेबसाइट पे दिए हुए हैं वो जाके देख सकते हो। स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट नीट और मेंस का मेंटेन्ड है उसमें, ठीक है। पेपर का स्टैंडर्ड बिल्कुल अच्छा पेपर है। ऑलरेडी ये एग्जाम पहले से चल रहा था, ठीक है। नाउ दिस टाइम डीयू इज आल्सो पार्टिसिपेटिंग, इसलिए ये एग्जाम अब हाइप पे। ये एग्जाम पुराना एग्जाम है, 2013 से हो रहा है ये सीयूसीटी का एग्जाम, ठीक है। अब देखो, हम अगले आते हैं कि ठीक है ये तो बात हो गई सारा पढ़ना कैसे क्या करना है, हम आपको कैसे हेल्प करेंगे। तो देखो आपके पास में जो चीजें होती हैं वो बहुत सिंपल होती है। आपको कंटेंट चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट चाहिए, उसके लिए आपके पास फैकल्टीज अवेलेबल है। आपको कंटेंट चाहिए, ठीक है, वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन तो चाहिए ना, पढ़ने के लिए आपको नोट्स तो चाहिए, ठीक है, वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसके बियॉन्ड मैं आपको जो चीज बता रहा हूं, जो चीज आपको चाहिए, चाहे आप यहां पढ़ो चाहे कहीं भी पढ़ो, ठीक है। आप अगर आप नंबर ऑफ क्लासेस के बेसिस पे तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली फिर तो आपको दिक्कत आने वाली है, ठीक है। यहां पे हम जो बात कर रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं कि सपोज करो अगर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो हमें जो प्रिपरेशन मॉडल रखना होगा वो हाइब्रिड पे जाना ही पड़ेगा। आप पूरे टाइम कोचिंग में ऑफलाइन नहीं बैठ सकते, आपकी भी रिक्वायरमेंट, आप भी थकोगे, आपको आराम भी चाहिए। और आप पूरे टाइम ऑनलाइन भी नहीं जा सकते क्योंकि ऑनलाइन में कंसंट्रेशन का इश्यू आ रहा है, आपकी प्रैक्टिस स्लो पड़ रही है, आप स्पीड को मैनेज नहीं कर पा रहे हो घर पे बैठ के। तो आपको एक हाइब्रिड सिस्टम मैनेज करना पड़ेगा। मैंने यही बोला ना, जो ऐप है उनका यूटिलाइजेशन हमें करना पड़ेगा। वो कैसे होगा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम आपको
उसमें काम करवाएंगे, ठीक है। तो अब वो कैसे होगा, उसके लिए देखो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यार जो 12th का खाली अगर हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन की, ठीक है, तो इस प्रिपरेशन के जो आवर्स हैं, ये आवर्स डेफिनेटली आपको समझ में अभी शायद कम आएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा टॉपिक कितने घंटे होगा। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ओवरऑल 600 घंटे के आसपास लगते हैं आपके, ठीक है। इसको आप 10 महीने की स्ट्रेटेजी में वीकली तोड़ करके देख लें, और आपको ये हमारे आवर्स हैं जो हम आपके साथ डिवोट करेंगे, और इसका डबल आप अपना सेल्फ स्टडी का कर लो। बहुत सिंपल थंब रूल है, ठीक है, पढ़ाई करने का किसी भी एंट्रेंस का ये थंब रूल होता है। जितना कोचिंग आपके साथ डिवाइड कर रही है उसका डबल आप अपना सेल्फ स्टडी का कर लो, आप सेलेक्टेड हो। उसके बाद आप निकाल के देखना कि क्या वो 10 महीने के अंदर वो टाइम और स्कूल और सारी चीजें मिला के वो आपको मिल रहा है, शायद ना मिले। अगर आप स्कूल के भी 6 घंटे दे रहे हो तो आपको टाइमिंग कम पड़ेगी। मतलब अगर मैं नॉर्मली बोलूं तो 600 घंटे अगर हम आपके साथ लगा रहे हैं तो 1200 आपके, मतलब टोटल 1800 घंटे की स्टडी आपकी होनी चाहिए, राइट। तो अब इस 1800 घंटे के लिए जो मैं चीज आपको बताने जा रहा हूं वो यही है कि आपको आ, अब आपके पास में एग्जाम भी ज्यादा आ गया, आपका कंटेंट भी ज्यादा आ गया, ठीक है। अब ये सीयूसीटी का हमने बात कर ली कि सीयूसीटी आपका आ रहा है, ठीक है, मैं उस पार्ट पे दोबारा आऊंगा 1800 घंटे पे। पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि आपका कंटेंट कहां जा रहा है। अब सीयूसीटी आपके पास एडिशनल आ गया, अब ये सीयूसीटी में है क्या, ठीक है। अब ये सीयूसीटी में मैंने बोला सब्जेक्ट तो आपका है ही, एक पेपर तो सब्जेक्ट का है ही, लेकिन एक एडिशनल पेपर डला हुआ है। उस एडिशनल पेपर में रीजनिंग, इंग्लिश, एप्टीट्यूड प्लस जीके, ठीक है, ये पार्ट भी है, राइट। अब ये पार्ट आप कैसे प्रिपेयर करोगे, ठीक है। प्रिपरेशन की बहुत शायद इंग्लिश आपको बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, तो इंग्लिश की शायद उतनी प्रिपरेशन ना लगे, लेकिन पैटर्न ऑफ क्वेश्चन तो सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक। रीजनिंग, साइंस के स्टूडेंट की रीजनिंग स्किल वैसे ही अच्छी होती है, लेकिन स्पीड तो लानी पड़ेगी ना, प्रैक्टिस पे तो जाना पड़ेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली आप भूल गए होगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन, जो हम 6, 7, 8 की मैथमेटिक्स पढ़ते थे। तो डेफिनेटली आई एम वेरी मच श्योर सारे बच्चे भूल चुके होते हैं, क्योंकि मैंने बहुत से सेमिनार्स दिए, मोर देन 100 स्कूल्स के मैं सेमिनार ले चुका हूं। जब भी हम बच्चों से परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं पीसीएम के स्टूडेंट से, 90% हमें गलत ही आंसर मिलते हैं, क्योंकि आप वो भूल गए हो, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से निकल चुके हैं। तो वो आपको रिवाइज करना पड़ेगा, लेकिन क्या आपका टाइम आपको अलाउ कर रहा है? आप पीसीएम पढ़ोगे कि ये बैठ के पढ़ोगे? और अगर ये पढ़ोगे तो पीसीएम कब पढ़ोगे, ठीक है। यहीं पे आपका हाइब्रिड सिस्टम काम में आएगा, राइट। अब आपको अपने टाइम का यूटिलाइजेशन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जो बोलते हैं कि अंग्रेजी में कहावत होती है कि डोंट ऐड आवर्स टू वर्क, ऐड वर्क टू आवर्स, ठीक है। अब काम घंटों में काम को ज्यादा बढ़ाओ, ठीक है, काम के लिए ज्यादा घंटे मत लगाओ। तो अब आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा, उस अंग्रेजी की कहावत को आपको सच बनाना पड़ेगा कि भैया मुझे तो अब टारगेट बेस पे चलना पड़ेगा, मुझे ये इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी एक प्लानर बनाना पड़ेगा। भले मैं इसमें पढ़ू ना, लेकिन एटलीस्ट वीकली एक टेस्ट तो दूं, एटलीस्ट जो शॉर्टकट ट्रिक, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कुछ नहीं होता, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस बैठ के क्लास 6 का पूरा थोड़ी पढ़ोगे दोबारा, राइट। अब तो क्या करना है आपको, आपको शॉर्टकट ट्रिक्स चाहिए, क्वेश्चन का पैटर्न चाहिए, आधा घंटा लगाया भैया इस पर्टिकुलर का ये पैटर्न हो गया, दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग। तो ये जो आपका सीयूसीईटी है, ये साल भर आपका कंप्लीटली ऑनलाइन मोड में आपको हम प्रोवाइड करेंगे विदाउट एनी एडिशनल चार्ज। सीयूसीईटी हम जिम्मा लेके ही चल रहे हैं, अगर आप जेई बोल रहे हो तब भी हम सीयूसीईटी उसमें जोड़ रहे हैं, आप नीट बोल रहे हो तब भी हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये तो आपको अपीयर होना ही है। तो ये ऑनलाइन मोड में आपको कंटेंट सारा प्रोवाइड होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा द डे यू विल ज्वाइन, जैसी आपकी बैच क्रिएट होगी। ये एक एडिशनल चीजें मिलेंगी, जैसे जीके है, तो जीके पढ़ना नहीं है लेकिन पता तो होना चाहिए, तो ये वीकली आपको जीके प्रोवाइड करना हम शुरू करेंगे। और वीकली एक एक टेस्ट आपके आधे आधे घंटे के 45 मिनट्स के हम डालना शुरू करेंगे, ताकि ना वो शॉर्टकट ट्रिक्स आपको धीरे धीरे 10 महीने के टाइम में याद हो जाए। बेनिफिट क्या है पता है? एग्जामिनेशन की टाइमिंग्स, ये एग्जाम सबसे आखिरी में होगा, ये आपका जुलाई में जाके होगा या जून में जाके होगा, जून एंड में, और बाकी सारे एग्जाम उसके पहले आपके निपट चुके होंगे, राइट। तो आपके पास ना ये एक एडिशनल बेनिफिट है कि आप, और इसकी प्रिपरेशन के लिए अगर मेरे से पूछोगे इसकी प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम लगता है, मैं आपको बोलूंगा ओनली 30 to 45 डेज। मतलब अगर बंदा जीरो से चालू करे, साइंस का स्टूडेंट, हम साइंस के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं क्योंकि साइंस के स्टूडेंट का आईक्यू थोड़ा सा एज कंपेयर टू अदर्स ज्यादा ही होता है, तो आपका सिर्फ 30 to 45 डेज में यू विल बी रेडी विद द
मटेरियल। तो अभी क्या होगा, ऑनलाइन पे आपको धीरे धीरे चीजें मिल रही हैं और आखिरी के 15 डेज में हम आपको बिल्कुल रेडी कर देंगे इस चीज के लिए, ठीक है, शार्पन कर देंगे, राइट। ऑलरेडी वो चीज आपके दिमाग में रहेगी, हम आपको थोड़ा सा रिफ्रेशिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये पैरेलल मोड में बड़े स्मूथली प्रिपेयर होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें एडिशनल टाइम लगाया, वो हमारी जिम्मेदारी है कैसे हम इसको करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको समझना ही पड़ेगा। अब देखो, यही चीज मैं आपको डायग्राम से यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया 12th का ऑफलाइन, 12th जो है आपका ऑफलाइन पे है, 11th की प्रिपरेशन ऑनलाइन पे। यही मैं हाइब्रिड मोड आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि 11th के कुछ टॉपिक्स बहुत ईजी हैं, बस आपको रिवीजन करना है। तो आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करो टीचर के साथ में, ठीक है। आप इसको ऑनलाइन मोड पे घर पे बैठे ले लो आराम से टाइम पे, ताकि आप थको कम, राइट। जो टफ टॉपिक है वो ऑफलाइन में डिस्कस कर लो, प्रैक्टिस सारी ऑफलाइन में करेंगे ताकि स्पीड हमारी आए। और CUCET प्रिपरेशन जो है वो DIY बोर्ड, मतलब डू इट योरसेल्फ। हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, हम आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वीकली खाली आधे घंटे या 1 घंटे उस पर लगाओ, आप धीरे धीरे 10 महीने में प्रिपेयर हो जाओगे, राइट। इसलिए इसको DIY मोड बोला गया। तो ये पूरा सिस्टम मिला के हम बोलते हैं हाइब्रिड मोड, जिसमें आप हमारे टीचर से लाइव भी मिल रहे हो फेस टू फेस ऑफलाइन पे, उन्हीं टीचर से आप ऑनलाइन सेशन पे ही मिल रहे हो। और 11th का 50%, 12th का 50% हम पूरे 10 महीने में स्ट्रेटेजिक वे में तैयार करा के चल रहे हैं। अभी आपको ये नहीं सोचना है कि सर 11th का पढ़ेंगे, 12th वो आपका टाइम काम नहीं, वो हमारा काम। हम आपको बताएंगे इस वीक में तैयार होना है, ठीक है। और अगर इस मॉडल को आप सक्सेसफुली फॉलो करते हो तो सक्सेस हमारी गारंटी। और ये आज से नहीं, आज तक जितने स्टूडेंट्स ने इस मॉडल को फॉलो किया वो सक्सेसफुल हुए हैं। हाँ, इस बीच में स्कूल की मोह माया थोड़ी आपको छोड़नी पड़ेगी। हो सकता है कभी ऐसा भी हो कि हम आपको बोले यार स्कूल छोड़ दो, 2-3 दिन आके हमारे साथ कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करो, राइट। आपकी प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी और इस हाइब्रिड का एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। यहीं पे अगर आप देखोगे 1800 घंटे का ब्रेकअप करोगे तो आपको एवरी डे, ठीक है, सेल्फ स्टडी का, मैं आपको समझा दूं ये चीज अच्छे से ध्यान से सुन लेना, एवरी डे सेल्फ स्टडी का आपको 5 से 5.5 घंटे आपके आते हैं, मिनिमम 5 तो मान के चलो, ठीक है। तो 5 घंटे की सेल्फ स्टडी, 7 घंटे का स्कूल मान लो आना जाना सारा मिला करके, ठीक है। तो ये आपके 12 घंटे तो यही हो गए, ठीक है। 4 घंटे की कोचिंग भी अगर हम रख लेते हैं, ठीक है, तो आपके 16 घंटे हो गए, राइट। और आपका 6 घंटे का भी हम सोना मानते हैं जो कि बहुत कम है, ठीक है, ज्यादा इससे ज्यादा ही होता है। तो 22 घंटे हो गए सर, कहाँ है आपके सेल्फ स्टडी का टाइम। यही चीज मैं आपको समझा रहा था कि आपको थोड़ा सा स्कूल हो सकता है सेक्रीफाइस करना पड़े, पूरे साल नहीं, लेकिन हाँ वो भी मैं आपको पैटर्न क्लास में आपको हम बना करके देंगे, सिस्टम कैसे होगा वो फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज वो सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता है, और यही रीजन होता है बच्चों के कंफ्यूज होने का। और यही जब प्रैक्टिस कम होती है, कंफ्यूज होते हैं, टेस्ट में नंबर नहीं आते, तो फिर वो पैनिक बटन दब जाता है, अरे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, अरे यार उस टीचर के पास चले जाते हैं, अरे नहीं यार यहाँ पे नहीं चल रहा सही, वहां चले जाते हैं, और वो सारी चीजें फिर गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। तो देखो रूट कॉज कहीं और है। रूट कॉज ये है कि आपको तो 5 घंटे मिल ही नहीं रहे घर में, 5 घंटे आप पढ़ ही नहीं पा रहे, टाइम ही अलाउ नहीं कर रहा आपको। तो पहले वो 5 घंटे तो निकालो। जिस दिन आपने वो निकालना शुरू कर दिए उस दिन से आपका पैनिक बटन अपने आप बंद हो जाएगा, घबराहट अपने आप बंद हो जाएगी, राइट। तो ये मोड हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। बैच हम लोगों ने ऑलरेडी शुरू कर दिए, बस बहुत सारे स्टूडेंट आ चुके हैं, जो नए हैं वो आ सकते हैं। कल से मंडे से हमारी बैच चालू हो रही है। जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके नंबर्स हैं ये, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। सारे एग्जामिनेशंस की डिटेल्स वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं, वहां जा सकते हो आप। हर एक चीज, हमारे रिजल्ट, सारी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी, ठीक है। स्पेशलिटी क्या है, मैं आपको एक बार में चीजें समअप कर दूं जो मैंने आपको बताया है। 1 ईयर नहीं, 10 मंथ स्ट्रेटेजी है, ठीक है। करियर ईयर है आपका। वो बहुत पहले एक ऐड आती थी हेलमेट की जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, कि वो एक हेलमेट रखा रहता है, नारियल, पहले एक नारियल रहता है, आदमी उसको तोड़ता है, वो टूट जाता है, फिर उस नारियल के ऊपर हेलमेट रखता है, फिर उसको मारता है, नहीं टूटता है। और सिर्फ एक ही लाइन उसमें बोली जाती है, मर्जी है आपकी, आखिर सर है आपका, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता था, सिंगल लाइनर में सारी चीजें आपको उसने बता दी कि भैया लाइफ आपकी, आप देख लो हेलमेट पहनना नहीं पहनना, ठीक है। हेलमेट गवर्नमेंट अप्लाई इसलिए मत पहनो कि भैया चालान कट जाएगा नहीं पहनेंगे, तो इसलिए पहनो क्योंकि आपकी सेफ्टी है। तो सिमिलरली यहां भी वही चीज है, मर्जी है आपकी, कैरियर है आपका। वी आर द सर्विस प्रोवाइडर्स, तो हम आपको स्ट्रैटेजी बना के दे सकते हैं। अगर आप हम पे बिलीव करोगे तो डेफिनेटली हम सक्सेस की गारंटी भी दे सकते हैं, लेकिन चलना हमारे हिसाब से पड़ेगा आपको, वो आपको डिसाइड करना है। उसके लिए आप क्लासेस में आ सकते हो, 1-to-1 हमसे मिल सकते हो। तो मैं बहुत
क्रिस्प वे में इसको समअप कर देता हूं। 10th to 11th के लिए बेटा बहुत लंबा टाइम होता है, वो तो बैचेस जब आपके 10th के एग्जाम पूरे होंगे, जब चालू होंगे, तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो 10th to 11th तो आप मेरे से गारंटी अभी से ले जाओ जो 10th में। अभी 12th के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके 10 महीने की स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो आप बहुत क्रिस्प वे में इसको समझ लो। नंबर 1 जो मैंने आपको बताया था, टारगेट्स डिसाइड करने पड़ेंगे, वीकली क्लासेस उसके हिसाब से बनेंगी, ठीक है। मतलब आप ये समझो, अगर आप थोड़े कमजोर हो, अगर आपका 11th वीक है और मैंने वही चीज सबके लिए चला दी, ठीक है, तो फिर तो आप पिकअप नहीं पकड़ पाओगे ना, तो मेरे को आपका एडिशनल टाइम देना पड़ेगा, राइट। तो वो स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ बैठ के डिसाइड करूंगा। सेकंड, ठीक है, सेकंड चीज ये होगी कि भाई आपकी जो क्लासेस होंगी, ठीक है, उसमें आपको सारी ही चीजें 11th की कब पढ़नी है, 12th की कब पढ़नी है। जैसे मैम ने बोला कि भैया आप 11 12 छोड़ो, यूनिट वाइज पे ध्यान दो, ठीक है। तो वो यूनिट कौन सी होगी वो मैम आपको गाइड करेंगी, या वो यूनिट कौन सी होगी वो फैकल्टीज आपको गाइड करेंगे, राइट। कि इस वीक का हमारा ये टारगेट है, वो हम आपको रिटर्न में देंगे और उस टारगेट को अचीव करेंगे, राइट। ये हमें काम करना पड़ेगा। तीसरा चीज होती है जो मैंने बताई, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस एक ही सेट का 10 बार। लोग कहते हैं अरे सर आता तो एग्जाम एनसीईआरटी से ही है, बट लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली कि एनसीईआरटी भी आप पूरा अच्छे से नहीं पढ़ते, बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी में दी हुई, तो वो भी हम आपको बताएंगे कैसे पढ़नी है। तो एनसीईआरटी अगर आप 5 से 6 बार केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, मैथ्स की अच्छे से कर लो, दैट इज मोर देन एनफ। मैं आपको बता दूं, फिजिक्स की एनसीईआरटी से आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन डायरेक्टली आया हुआ है, लेकिन बच्चों ने शायद वो देखा ही नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी हमने छुई नहीं कभी। स्कूल ने बोल दिया कि सर वो तो ऐसे लरोरा करनी है, पब्लिकेशन हाउस का बुक बिकवानी है हमें, ठीक है। तो वो रीजन अलग हो जाता है। तो वो हम आपको गाइड करेंगे कि किस टाइम पे कौन सा चैप्टर, और प्रैक्टिस कैसे करनी, प्रैक्टिस क्वेश्चन देना हमारा काम है, राइट। तीसरी चीज मैंने बताई कि आप सीयूसीटी तो आपका एक जुड़ गया पैटर्न में, अब तो आप उससे भाग ही नहीं सकते। तो उसके लिए मैंने आपको स्ट्रेटेजी ये बता दी कि सर आपको उस एग्जाम के लिए पैरेलली डीआईवाई मोड में हम आज से चालू कर देंगे, और वो एग्जाम सबसे एंड में होगा, जुलाई में जाकर के होगा आपका। तो फाइनल 15-20 डेज या 1 मंथ आपको एडिशनल मिलेंगे, वो सफिशियंट है। अभी से हम थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में फीड करते जाएंगे और लास्ट 1 महीने में उसको शार्पन कर देंगे। वो एग्जाम बहुत इजी एग्जाम होगा आपके लिए। तो वो चीज मैंने आपको बताई कि वो पैरेलली आपके पास अवेलेबल होगा। तो ये सारा सिस्टम एक हाइब्रिड मोड में चलेगा, और इस हाइब्रिड मोड में ही आपकी प्रिपरेशन होगी, राइट। सो आई थिंक दैट इज ऑल वी हैव डन फ्रॉम आवर साइड। जो मैंने आपको एक चीज बताई, ठीक है, कि हम क्या क्या कराएंगे और आपको क्या करना चाहिए, वो भी मैंने बताया। रिजल्ट्स आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हो, ठीक है। सो अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो यू हैव टू स्टार्ट योर फर्स्ट स्टेप टुमारो ऑन मंडे, ठीक है। कल आपको आपका पहला स्टेप लेना पड़ेगा, बाकी की जर्नी हमारे ऊपर छोड़ दो, वो हमारा काम होता है। इसके अलावा जो मैंने चीज बताई कि अगर किसी को इंडिविजुअली कैरियर काउंसलिंग लेनी है, ठीक है, तो वो मेरे से इंडिविजुअल कंसर्न, मुझे यही कोर्स करना है, इसके लिए मुझे गाइड करो, मुझे बायोटेक्नोलॉजी में जाना है, या मुझे इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर्स की ही बात करनी, कहां कहां पे कर सकते हैं, या मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी, मुझे सिर्फ एआई का प्रोफेशनल कोर्स करना है। बहुत सारे आपके डाउट्स हो सकते हैं, बहुत सारे आपके ड्रीम्स हो सकते हैं। तो वो सारे ड्रीम्स कॉमन प्लेटफॉर्म पे करना मुश्किल है, तो उसके लिए आप मेरे को 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप कॉल करोगे तो काउंसलर से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मेरे से बात कर सकते हैं, या मेरे से आके फेस टू फेस ऑफिस में मिल भी सकते हो, राइट। सो दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड, ठीक है। आई थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड आई बिलीव कि शायद इससे आपको थोड़ी हेल्प भी हुई होगी, आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। लेकिन स्ट्रेटेजी आपने नहीं बनानी, हमें बनानी है, ठीक है। टुमारो ऑफलाइन क्लास है, ऑनलाइन आपकी पैरेलल चलेंगे बेटा, मैंने आप बोला ना हाइब्रिड सिस्टम है, ठीक है। ऑफलाइन में हम 12th के मेन टॉपिक करेंगे, क्योंकि अभी शुरुआत के टॉपिक मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबके टफ है, तो वो हम चाहते हैं कि लाइव टीचर से आप सीखो, ठीक है। तो टुमारो जो क्लास है वो ऑफलाइन है, बट पैरेलली हो सकता है कि आप इवनिंग में ऑफलाइन क्लास लो और रात में आपकी फिर एक सेशन ऑनलाइन का भी हो। इस तरीके से आपका पूरा सिस्टम हम प्लान करके आपको देंगे, राइट। तो विद इन अ वीक हम सारी चीजों को कर देंगे, ये वीक आपका कॉमनली यूज होगा इसके लिए, ठीक है, राइट। सो बाकी सारी डिटेल्स जो भी है ना, प्लीज हमारे कोऑर्डिनेटर से या 1-to-1 हमसे कनेक्ट कर लो, ठीक है, या करियर काउंसलिंग के लिए कनेक्ट कर सकते हो आप, अदरवाइज सेशन बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो आई थॉरली एंजॉयड टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स निशु मैम फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड थैंक्स ऑल द स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग अस। सर थैंक यू एवरीवन। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंड वील मीट अगेन।